बुलेटिन में आप हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए लोक स्वर पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। YouTube से सीखा हाईटेक नकल का तरीका, युवतियां निकली सगी बहनें, बोर्ड एग्जाम में बढ़ाई कड़ाई। निजी कंपनी की वर्कर युवती की मौत, 2 की हालत गंभीर, हादसा या आत्महत्या, संशय बरकरार। गंगानगर में बह रही गंदगी, सड़कों में फैला कीचड़, पार्षद पर वार्डवासियों ने उतारा गुस्सा। और भक्तों ने भगवान शिव पर उड़ेला श्रद्धा से भरा प्रेम, सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। आइए सभी खबरें देख लेते हैं विस्तार से। पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार दोनों युवतियां सगी बहनें हैं। पुलिस तफ्तीश में यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहां से लिया था। इस हाई प्रोफाइल नकल उजागर होने के बाद व्यापम की सुरक्षा पर सवाल उठाना लाजमी हो गया है। लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान बिलासपुर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से नकल करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। इस हाईटेक अपराध में गिरफ्तार दोनों युवतियां सगी बहनें हैं। यह पुलिस तफ्तीश में सामने आया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा, अंडमान निकोबार की रहने वाली अन्नू सूर्या ने बीटेक किया है, जबकि परीक्षा केंद्र के बाहर से सवालों के उत्तर बता रही छोटी बहन आराधना 12वीं तक पढ़ी है। दोनों साल 2018 में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रहती हैं, जहां उन्होंने YouTube से नकल करने का हाईटेक तरीका सीखा। बताया जाता है कि परीक्षा के दौरान डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे अन्नू 2 बार बाथरूम गई। अभी पुलिस की तहकीकात जारी है। केंद्र अध्यक्ष के द्वारा उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है चीटिंग के केस में, प्लस 112 बीएनएस की धारा उसमें लगाई गई है, 67 आईटी एक्ट में लगा है, षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है कि इस पूरे रैकेट में यदि और भी लोग कोई शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से ऐसी निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण परीक्षा में किसी को भी ऐसी कोई भी गतिविधि करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के नोडल और व्यापम के समन्वयक अधिकारी ने अपने स्तर पर पूछताछ की, जिसमें युवतियों ने सहयोग नहीं किया और शातिर तरीके से चुप्पी साध रखी। हिडन कैमरा, माइक्रो स्पीकर और बेहद छोटा ब्लूटूथ कहां से खरीदा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। खास बात यह है कि दोनों बहनों का गैर कानूनी काम करने वाले किसी गिरोह से संपर्क नहीं है, ना ही उन्होंने इससे पहले इन गैजेट्स का किसी परीक्षा में उपयोग किया। इसके बाद सवाल व्यापम से किया जा रहा है कि उसने सुरक्षा और जांच के लिए क्या प्रबंध किया था, और किया तो हाईटेक उपकरण परीक्षा हॉल के भीतर कैसे पहुंचा। लेकिन व्यापम के दिशा निर्देशों में लाइव डिटेक्टर का कहीं उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों की जांच गंभीरता से नहीं किया गया। कल जो घटना घटी उसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यापम को दी गई है और अभी तक कोई वहां से विस्तृत दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। व्यापम के द्वारा निर्धारित मापदंडों का पूर्णतया पालन किया गया है। व्यापम के द्वारा मांगा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम अपनी ओर से देंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था जैसी नीट के एग्जाम में होती है, वहाँ पर एक फ्रिस्किंग की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन यहाँ पर भी किया जाए, ताकि विद्यार्थी किसी भी स्थिति में किसी भी इस प्रकार के अनुचित साधनों को कक्ष तक ले जाने में सक्षम न हो। फिलहाल ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। शासन स्तर पर जिम्मेदारों पर कार्यवाही संभव है। उजागर होने के बाद इस बात को बल मिलता है कि डिजिटली तकनीक से पहले भी सरकारी परीक्षा में नकल सफल रहा है। ये गहन मंथन का विषय है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के दूसरे अवसर की मुख्य परीक्षाएं चल रही है, जहां 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री और रिजल्ट सुधारने छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इस बीच व्यापम के परीक्षा आयोजन में नकल का मामला उजागर हो गया, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश पर कलेक्टर के निर्देश पर कड़ाई बढ़ा दी गई है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने बताया कि दूसरे अवसर की परीक्षा में बोर्ड की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने सभी विकासखंड अधिकारी और केंद्राध्यक्षों को निगरानी के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाएं 22 जुलाई तक चलेंगी, जिसके लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैं
मॉनिटरिंग में ही जाऊंगा। ये साहब बता रहे हैं 16 सेंटर बना हुआ है, 16 ही हैं, 10 अपने शहरी क्षेत्र में, 6 शहरी क्षेत्र में, 10 ग्रामीण क्षेत्र में। मॉनिटरिंग करूंगा मैं जा कर के, और हमारे जो बीओ हैं, एबीओ हैं, वो साहबान लोग अभी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। और मैं निर्देश उसी दिन दिया हुआ था मैं चारों बीओ को कि जहाँ परीक्षा सेंटर बना है वहाँ पर आप बराबर अपने उसमें जा कर के मॉनिटरिंग करें। केंद्र अध्यक्ष की दायित्व तो बनता ही नहीं है, उनकी पूरी जवाबदारी ही है कि वो जिस तरह से पहले से परीक्षा संचालित करते आ रहे हैं वैसे ही परीक्षा संचालित उनको करना है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेर लिया। खाद की किल्लत से लेकर राजस्व निरीक्षक भर्ती में गड़बड़ी तक विपक्ष हमलावर दिखा। वहीं सरकार ने भी जवाब में आगामी कार्यवाही की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन गर्मा गर्म रहा। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने खाद की किल्लत और भर्ती गड़बड़ी पर सरकार को घेरा। डीएपी खाद की कमी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि 1300 की खाद किसानों को 2100 रुपए में मिल रही है। साथ ही बाजार में अमानक बीज बेचने का भी आरोप लगाया। वहीं राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की गड़बड़ी पर भी खूब बवाल मचा। राजेश मूणत ने इसे पिछली सरकार की गलती बताया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने सीबीआई जांच की मांग की और सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने गड़बड़ी स्वीकारी और बताया कि ईओडब्ल्यू से जांच जारी है। अजय चंद्राकर ने ईओडब्ल्यू जांच के आदेश पर सवाल उठाया। जवाब मिला, फैसला विभागीय था। वहीं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती में भी मनमानी के आरोप लगे। सत्र की शुरुआत में पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व मंत्री सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। और सबसे खास, राज्य गठन के बाद पहली बार अनुपूरक बजट नहीं लाया जा रहा है। जनता अब जवाब नहीं, समाधान चाहती है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मार्केटिंग कंपनी में जॉब करने वाली 3 युवतियों के एक साथ जहर खाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इनमें से एक की मौत हो गई है, वहीं 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवतियां सिरगिट्टी के कृषि उत्पादन की कंपनी लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड में काम करती थी। सिरगिट्टी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों युवतियां सिरगिट्टी के एक मार्केटिंग कंपनी लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हैं और बाहर की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें यहां प्रताड़ित किया जा रहा था। इनमें से प्रियंका नाम की युवती की सिम्स में मौत हो गई है। बाकी 2 ज्योति व अंजलि का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद सिरगिट्टी पुलिस देर रात को हरकत में आई और अस्पताल में भर्ती युवतियों के पास बयान लेने पहुंची। और हम लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, गैलवे कंपनी में, है ना। यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। यहाँ अचानक क्या हुआ, लड़की लोग थोड़ा सा रह रहे थे रूम पे, उन लोग खाना पीना के पता नहीं क्या क्या खा पी लिए, इसकी वजह से उल्टी दस्त हुआ, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। अभी थोड़ा सा स्वस्थ, पता नहीं कंडीशन से क्या है, तो थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ख़राब था बोल रहे थे। यहाँ हम लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। इसमें प्रोडक्ट सेलिंग का काम रहता है। तो आज क्या है, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन रखा गया था, तो वहाँ से आने के बाद लड़की जो थे उन लोग अपने रूम चले गए, हम लोग अपने रूम चले गए। और वो कुछ लड़कियाँ थीं, उन्होंने खाना वाना खाने के दौरान कुछ उनका सेहत ख़राब हो गया है, तो अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं उन लोग को। तो अभी उन लोग का तबीयत थोड़ा ठीक है। यह कृषि उत्पाद की कंपनी लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। इसमें जशपुर, अंबिकापुर, कोरबा के दूरस्थ इलाके समेत अन्य ग्रामीण इलाकों के युवक युवतियों को बुलाकर काम कराया जा रहा है। ये सभी यहाँ अलग अलग इलाके में ग्रुप में रहते हैं। इन्हें इतना डरा कर रखा जाता है कि वे किसी से कुछ भी नहीं कहते। यही वजह है कि कंपनी की गतिविधियों की जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर। रायपुर के कबीर नगर में सूने मकान में लाखों की चोरी करने वाला कुख्यात चोर लल्ला उर्फ आकाश बंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने थाना कबीर नगर पुलिस के साथ मिलकर उसे 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया। आरोपी लल्ला हत्या के प्रयास और कई चोरियों के मामले में भी पहले जेल जा चुका है। वो पॉस्को एक्ट के गंभीर मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने करीब 7.5 लाख का माल, जिसमें सोने चांदी के जेवर, नकदी और एक मोटरसाइकिल है, उसे जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी
निगरानी के जरिए गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल न्याय बोर्ड में पेश किया गया। अब पुलिस अन्य मामलों में भी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। रायपुर के तरपुंगी टोल प्लाजा पर चक्का जाम कर विरोध जताना एनएसयूआई नेताओं को भारी पड़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और 5 नामजद पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दरसीवा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। विरोध की वजह रायपुर पासिंग वाहनों पर टोल टैक्स खत्म करने की मांग एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की और प्लाजा जो है वो टोल प्लाजा का जो है घेराव किया, जिससे रायपुर बिलासपुर मार्ग पर भारी जाम लग गया था। पुलिस ने चक्का जाम और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में एनएसयूआई की अगली रणनीति पर सबकी नजर है। जिले के कोटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने महुआ की शराब जो है अवैध रूप से बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही चेतना विरुद्ध नशा और प्रहार अभियान के तहत की गई है। ग्राम गनियारी स्थित वर्मा मोहल्ला में दबिश देकर पुलिस ने कुल 52 लीटर अवैध महुआ शराब, मिट्टी के बर्तन और 2 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। आरोपियों में महिला सोनिया वर्मा और एक युवक प्रियांशु वर्मा शामिल है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गंगानगर में नालियां बह रही है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अब इसे नर्क कहने लगे हैं। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, तालाब का पानी घरों में घुस रहा है और वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम बेफिक्र हैं। समस्या का समाधान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये तस्वीरें किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की नहीं बल्कि बिलासपुर के वार्ड नंबर 14 गंगानगर की है। जरा सी बारिश होते ही वार्ड की सड़कें नालियों में तब्दील हो जाती है। दशा इतनी खराब है कि दूषित पानी सड़कों पर बहता है और हर गली मानो गंदे नाले में बदल जाती है। पास में बारिश से लबालब तालाब से बहकर पानी गलियों में घुस आता है। इससे न सिर्फ बदबू और गंदगी फैली है बल्कि मच्छर, कीड़े और जहरीले जीव जंतु भी नागरिकों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। वार्डवासी कहते हैं बच्चे खेल नहीं पाते, बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन हर बार जवाब मिलता है एस्टीमेट भेज दिया है, लेकिन फंड नहीं आया है। नया नया घर बनाए भी है, पहले से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गए हैं और नाली जो बनना था नाली बना नहीं, कई बार शिकायत कर चुके हैं। वो नाली चौक होने के नाम से, इधर नाली चौक है उसके नाम से पूरा पानी रोड में आ रहा है। नाली का तालाब का जो पानी है वो पूरा रोड में बह रहा है। तो पार्षद से इसको शिकायत कर चुके हैं, पार्षद से किए हैं, नगर निगम ऑफिस में शिकायत किए हैं कई बार, लेकिन वही नाली को आगे साफ करके चले जाते हैं। नाली बनना चाहिए, नाली बन नहीं रहा। नया नाली बनाना पड़ेगा तब वो निस्तारी जो पानी का निस्तार है वो जाएगा। वार्ड के नागरिक बताते हैं कि 2 महीने से यही सुन रहे हैं, काम होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। देखते ही देखते जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आगे बढ़ने लगा है, तब से काम नहीं हुआ। अब खुद पार्षद हैं फिर भी हालात बदतर हैं। शिकायत करो तो आकर थोड़ी सफाई करा देते हैं और फिर चले जाते हैं। नई नाली बनाने का वादा भी अधूरा है। अब तो घर के भीतर भी पानी घुसने लगा है। बरसात के दिनों में क्या है, नाली एकदम फुल चलते रहती है और नाली का पानी रोड में आ रही है और रोड का पानी भी रोड में आ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पानी कम से कम 1.5 फीट तक जमा हो जाता है। पार्षद को भी जानकारी दे दी है और सुशासन तिहार में भी आवेदन दिया गया था कि इसको किया जाए करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बदबू के मारे परेशानी रहती है। आने जाने में लोगों को एक गंदा पानी से पार होना पड़ता है। पार्षद को बताए थे तो पार्षद जी बोले थे कि भाई इसका एस्टीमेट बना है लेकिन पैसा भी आया नहीं है, आने पर काम होगा। ये था गंगानगर, जहां दूषित पानी की गंगा बह रही है और व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता का सवाल है, वार्ड पार्षद हेमंत मरकाम आखिर कब सुध लेंगे या फिर ये समस्याएं अगले चुनाव तक यूं ही बहती रहेगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। डिजिटल ठगी का जाल अब इतना खतरनाक हो गया है कि घर बैठे लोग करोड़ों गंवा रहे हैं। राजधानी में 2 अलग अलग मामलों में ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और ईडी अफसर बताकर 2 परिवारों से करीब 3 करोड़ रुपए ठग लिए। डर और धमकी का ऐसा जाल बुना गया कि लोग डिजिटल अरेस्ट में फंसते चले गए। पहला मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। रिटायर्ड महिला जनरल मैनेजर को एक कॉल आता है।
खुद को SBI कस्टमर केयर बताया जाता है, फिर कॉल दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की बात कर ठग ने वीडियो कॉल किया, जहां स्क्रीन पर दिल्ली साइबर विंग लिखा था और सामने एक वर्दीधारी बैठा था। महिला को धमकाया गया कि उसके आधार से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। डर के मारे महिला ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए 9 अलग अलग ट्रांजैक्शन में ठगों को भेज दिए। सबसे बड़ी रकम 90 लाख रुपए थी। जब पैसे वापस मांगे गए तो जवाब मिला फ्रॉड हो गया है। मई माह में इनको एक अज्ञात फोन नंबर से वीडियो कॉल आया था, जिसको रिसीव करने पर नीचे में एक साइबर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था। उनके द्वारा इनको बोला गया कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति की जानकारी है, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आपको मोबाइल नंबर और खाता का लिंकअप है, ऐसा बोल करके झूठ बोल के इनको डराया गया। जिसके बाद कुछ नंबर दिए गए, जिसमें लगातार इन लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग अमाउंट करके ट्रांसफर किया गया RTGS के माध्यम से। इस प्रकार से कुल 2 करोड़ 83 लाख रुपए ट्रांसफर होना बताया गया है। दूसरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां विनोद शर्मा और उनकी पत्नी को ED अफसर बनकर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया और 8,50,000 रुपए ठग लिए। दोनों ने पुलिस में शिकायत की है। से जितने भी ठग के मामले हैं, कृपया ऐसे पहले कॉल आने पर ही हमारे जो क्राइम ब्रांच है और साइबर सेल की टीम है उसको जानकारी दें। और मेरा जनता से अपील है कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार के ढांचे में न आए और किसी भी प्रकार के पैसे का ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन ना करें। कुछ भी इस प्रकार से प्रथम डिजिटल साइबर फंड की जानकारी आने पर 1930 के माध्यम से या साइबर पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट करें और जिससे तत्काल उस पर कार्रवाई किया जा सके। इतना बड़ा अकाउंट फ्रॉड हो रहा है, उससे बचा जा सके। ठग अब डिजिटल तकनीक के साथ साथ मानसिक दबाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उधर मुंगेली पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई थी। मृतक दरेश महिलांग और आरोपियों के बीच एक दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने साइबर सेल और थाना टीम की संयुक्त कार्यवाही के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र कुमार महिलांग, लाभोराम महिलांग, सूरज महिलांग, किरण महिलांग और एक अपचारी बालक आरोपियों में शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करने के लिए तकनीकी और मुखबिर की सूचना का सहारा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं अपचारी बालक को न्यायालय में पेश किया गया। हत्या की वारदात में आरोपियों ने मृतक दरेश महिलांग पर तब्बल, लाठी और कुदरी से हमला किया था। खेत में पानी क्यों नहीं जाते हो, इस बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, जिसपर कि लाठी से वार किया गया था दरेश महिलांग के ऊपर, जैसे कि अस्पताल ला जाने पर मृत्यु हो गई थी। जिस पर कि प्रार्थी अश्वनी महिलांग के द्वारा थाना पास्टरपुर में रिपोर्ट करने पर 36/2025 103-305 BNS से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उक्त इस घटना में अंजाम देने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, जो कि फरार हो चुके थे, उनके लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेली के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली, साइबर टीम और थाना पास्टरपुर के अलग अलग जगहों पर रेड मारे, जिसमें रेड के तहत 5 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर विधिवत रूप से रिमांड भेजकर आज प्रक्रिया पूरी हुई है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री बांटी गई। कार्यक्रम बिलासपुर के राम दुलारे स्कूल में आयोजित किया गया। शिवसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार का एक सुंदर उदाहरण यहां देखने को मिला। स्कूल में उन बच्चों को कॉपी, पेन और किताबें बांटी गई जिनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कार्यक्रम में शिवसेना प्रदेश सचिव सुनील झा ने बताया कि 1996 से हर साल शिवसेना जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के लिए सामग्री प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि जिनके पास संसाधन नहीं है उन्हें पढ़ाई में कोई रुकावट न हो। यही स्थापना दिवस का मकसद है। भविष्य में जूते और अन्य जरूरी चीजें भी बच्चों को देने की बात कही गई। कार्यक्रम की शुरुआत फल वितरण से की गई। बच्चों ने भी खुशी जाहिर की। बच्चों को कॉपी, पेन और समय पे जूते भी प्रदान किए हैं। अभी जूते की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हो सकता है आने वाले भविष्य में जूते की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि फल वितरण तो कई बार हो चुका, कई जगह होता है, साल भर में 10-12 बार होता है हम लोग का। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को कुछ दान मिले, इसलिए कॉपी और पेन का वितरण किया जाता है। ये शिवसेना का आज स्थापना दिवस है। 1984 में शिवसेना का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया था और 1996 से प्रतिवर्ष
शिवसेना के जो प्रदेश महासचिव हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार शिवसेना के द्वारा प्रतिवर्ष 1996 से बालक राम दुलारे दुबे स्कूल के बच्चों को किताब और कापी और पेन प्रदान किया जाता है, और उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जो सक्षम नहीं है खरीदने के लिए, जो सक्षम है उनको प्रदान नहीं किया जाता। जिनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए तो हम लोग यहाँ कॉफ़ी और पेन शिवसेना का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बांटने के लिए आए हुए हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो सामान नहीं है घर में उपलब्ध नहीं है और उन लोग नहीं पढ़ने की स्थिति में ऐसे हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं शिवसेना की तरफ से कि उन लोग को जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करा के और अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रावण महीने के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने महादेव भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्हें फूल, बेलपत्र और धूप दीप जलाकर दूध, दही, शहद, गंगा जल से अभिषेक किया। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रावण के पहले सोमवार को श्रद्धालु महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा ही चढ़ा दी। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र, धतूरा के साथ धूप दीप जलाकर नाना प्रकार के फलों का नैवेद्य अर्पित किया। भगवान महादेव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मसानगंज के अष्टमुखी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। उन्होंने थाल में पूजन सामग्रियां सजाकर भगवान भोलेनाथ को खूब रिझाया। मेरा कामना भोलेनाथ से बस यही है, परिवार सुखी रहे, परिवार अच्छा रहे, और मैं जब से बाबा जुड़ी हूँ मुझे तो बहुत कुछ मिला है बाबा से। जैसा अपना भक्ति बनता है वैसा करते हैं भैया, क्या करेंगे, सुख समृद्धि मांगने आए हैं बस भगवान से हाथ जोड़ के, और कुछ नहीं। इस दौरान मंदिरों में हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। भगवान पर जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की आरती भी उतारी। मंदिर के बाहर फूल पत्रों की दुकानें भी सजी हुई थी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महादेव का प्रिय महीना सावन शुरू हो गया है। इस पवित्र महीने में शिव भक्त मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू हुआ ये सावन का महीना इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। 14 जुलाई को पहले सोमवार पर नगर के प्राचीनतम मंदिर खेमगिर सहित खर्रा घाट, सोनारपारा स्थित शंकर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई। श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा शिव जी को प्रिय है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ मंदिर में सावन झूले का आयोजन किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रावण महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। इस महीने में उनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। SCCL मुख्यालय स्थित वसंत विहार डिस्पेंसरी का कोल इंडिया की पहली पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी के रूप में औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अभिनव पहल की शुरुआत SCCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने की। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी N फ्रैंकलिन जय कुमार, निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास, निदेशक वित्त D सुनील कुमार और मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। डिस्पेंसरी की सभी जिम्मेदारी निभाने महिला चिकित्सक और सहयोगी नर्स स्टाफ पहले दिन से ही तत्पर रही। डिस्पेंसरी की कमान संभालने वाली 14 सदस्यीय महिला टीम में 5 डॉक्टर, मैट्रन, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट शामिल है। बताया गया कि डिस्पेंसरी का लाभ SCCL के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के अलावा संस्थान के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, उनके परिजन ले सकेंगे। यहाँ चिकित्सा सुविधाओं में OPD, इमरजेंसी चिकित्सा, ड्रेसिंग और इंजेक्शन रूम, ECG, पैथोलॉजी, OPD, फार्मेसी और रेफरल सेवाएं उपलब्ध है। ये क्लिनिक पहले ही ऐसी क्लिनिक है SCCL का कि जहाँ पे जो डॉक्टर से लेके और सब पूरा स्टाफ हमारी महिलाएं होंगी, और एक अनूठा ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सभी महिलाएं यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगी। और वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी हमारे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आएंगे, उनको बहुत अच्छी सेवाएं मिलेंगी। अभी जैसे मालूम है आप सबको कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे हैं, लेकिन महिलाओं को जब नेतृत्व मिलता है तो वो और अच्छा करती हैं और अपने को प्रूव करके दिखाती हैं। तो आज जैसे वसंत विहार डिस्पेंसरी की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि
बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ से देंगी वो, और अपनी दक्षता और नेतृत्व क्षमता दोनों का ही प्रमाण देंगी। मोपका में सरकारी शराब दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध लंबे समय से चल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। घनी आबादी के बीच मुख्य सड़क से लगी दुकान में शराबियों का हर समय जमघट रहता है। क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत तालाब इसके वजह से प्रदूषण की चपेट में है। मोपका स्थित शराब दुकान को लेकर रहवासी लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। इससे आए दिन झगड़ा फसाद और महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब दुकान संचालन रिहायशी क्षेत्र से कहीं दूर किया जाए। यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगने से माहौल खराब हो रहा है। कई बार शिकायत और विरोध के बावजूद दुकान को नहीं हटाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह पास का प्रदूषित हो रहा तालाब है। इसके आसपास शराबखोरी करने वाले खाली बोतलें और डिस्पोजल कचरा फेंक देते हैं। लड़ाई होते दारू पानी पी के यदि मोर घर यही मत जमा ठोकाए रहते। शाम को निकल पाते हैं महिलाएं? नहीं निकली, हम दरवाजा देवाए रहते। और तालाब यदि मंदिर में पिया थे देवता में सब तालाब गंदगी होती, पचरी में नहाए की जगह नहीं है, सब दारू पानी जमा। क्या होना चाहिए? सब साफ सफाई होना चाहिए, दारू भट्टी हटाना चाहिए। मांग की हो आप? हाँ, दारू भट्टी हटावा। रोड के ऊपर में है ना, तो उसको हटा दो, कहीं जगह रहेगा। यहाँ क्या है, पी खा के ना बाई लोग को मारता है, घर का चावल को बेचता है, ये सब यही बदमाशी करता है। और लोग आते जाते मारपीट करते हैं। हाँ, मारपीट करता है, शराब उराब पीता है ना, वहीं छोड़ देता है। झिल्ली पन्नी को तो खराब नहीं होता। यहाँ क्या करते, सब तो पीता है, क्या करेंगे वो लोग। और पास में तालाब है? अरे तालाब है पास में, वहीं जाके पचरी में बैठ जाता है, बैठ के ढोकता है। तालाब किनारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इस स्थान को भी शराबियों ने दूषित किया है। ये इलाका वार्ड क्रमांक 47 में आता है। पार्षद मोहन श्रीवास ने कहा, उन्होंने क्षेत्र में शांति और नागरिकों को होने वाली दिक्कत बताकर शराब दुकान स्थानांतरित करने कई बार आवेदन दिया है, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता। पास में सरकारी स्कूल है, लड़कियों को शराब दुकान के पास से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार असामाजिक तत्वों की हरकतें सीमा लांघ जाती है। दारू भट्टी से लगा हुआ एक देवस्थल तालाब है, जहाँ पे 10 गात 10 कर्म का काम किया जाता है। पिंडदान स्थल है, वहीं से लगा हुआ 100 मीटर से दूर में एक स्कूल है, जहाँ पे स्कूल हाई स्कूल जनपद प्राथमिक, जहाँ से लोगों का बच्चियों लोग का छात्राओं का आना जाना रहता है। उस जगह में बच्चियों से छींटाकशी, अभद्र व्यवहार, आए दिन लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी रहती है शराब के नशे में, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। उसी से दारू भट्टी से लगा हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उसी से लगा हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भवन है। इससे पूरे दारू भट्टी के कारण आज तालाब पूरी दूषित, डिस्पोजल पानी पन्नी से पूरा पड़ चुका है। सरकारी शराब दुकान से स्थानीय लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी समस्या से त्रस्त होकर उग्र भीड़ का शराब दुकान पर हमला और पथराव की घटनाएं कई शहरों में हुई है। इससे जिला प्रशासन को सबक लेना चाहिए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। जिले में लगभग 50,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की धान बुआई का काम पूरा हो गया है। बरसात होने के कारण खेत खलियान में धान बुआई करने वाले किसान और कृषि मजदूर दिखाई दे रहे हैं। पर्याप्त पानी गिरने से अच्छी फसल होने की उम्मीद है। भरपूर पानी गिरने के बाद से जिले में धान की पारंपरिक बुआई का 50% काम पूरा हो गया है। जो गांव से दूर खार में खेत है, वहां पानी भरा होने के कारण जुताई नहीं हो सकी है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में अभी बुआई होना बाकी है। भूमि और फसल को उर्वरा बनाने के लिए खाद का छिड़काव किया जा रहा है। शासन और विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि दिए जाने के बाद भी किसान धान के अलावा कुछ और फसल लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपने खेतों में खरीफ फसल ही रोपते हैं, जिससे अन्य फसलों और सब्जियों का रकबा घट जाता है। धान की फसल को पानी ही चाहिए, भरपूर पानी गिरा तो अच्छी फसल की गारंटी तय है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ITI में 33 ट्रेड के लिए 2 सत्रों में प्रवेश चल रहा है। जिन ट्रेड में छात्र छात्राओं ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वे फीटर, मशीन मैन, ग्राइंडर
ट्रेड में मन लगाकर तकनीकी दक्षता हासिल करने जुटे हैं। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था यानी ITI कोनी में 33 ट्रेड में प्रवेश चल रहा है। प्रवेश का दूसरा सत्र 13, 14 और 15 जुलाई को समाप्त होगा। वहीं 2 वर्षीय ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। मोटर मैकेनिक, फीटर और ग्राइंडर ट्रेड में वे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मशीनों में खोज रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हैं। आने वाले भविष्य को तो बता नहीं सकते, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बनाए हैं, लेथ मशीन में जॉब बनाए हैं, टर्निंग करने का फेसिंग किए हैं, टेपल टर्निंग किए हैं और मिलिंग मशीन में अपना जो जॉब का सरफेस रहता है उसको साफ करने के लिए। भी ऐसा है कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो बच्चों का लास्ट प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। रॉ मटेरियल की कटिंग करेंगे, उसके बाद आने वाले समय 2-4 दिन के बाद इनका जब एग्ज़ाम होगा ना, तो ये उस रॉ मटेरियल से अपना ये लोग जॉब प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। बदलते परिवेश में न केवल लड़कियां घरों से बाहर आ रही हैं और तकनीकी दक्षता प्राप्त कर रही हैं, वे लड़कों के साथ बराबरी से तकनीकी पेचीदगियों में हाथ आजमा रही हैं। वे वार्षिक परीक्षा पास करने के लिए कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटा विकासखंड के बैगा आदिवासी गांव में मलेरिया फैल गया है। स्वास्थ्य विभाग मितानिनों के जरिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। शासन ने संवेदनशील इलाकों में DDT का छिड़काव कराना भी बंद कर दिया है, जिसके कारण मलेरिया फैलने वाले मच्छर पनप रहे हैं। पानी गिरने के बाद एनाफिलीज मच्छर पनपने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बसे कोटा विकासखंड के बैगा आदिवासी मलेरिया की चपेट में हैं। मामले को लेकर राज्य विधानसभा में हंगामा न मचे, इसे ध्यान में रखकर विभाग मामला दबाने लगा है, जबकि बरसात से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव तक नहीं किया गया है। मलेरिया की रोकथाम के लिए गांव की मितानिन की सहायता ली जा रही है। बैगा क्षेत्र में केस आए थे, केरा छुआ करके जगह है पहाड़ पे, जहाँ पे 6 केस निकले थे, जिनको सारों को दवाइयाँ दे दी गई है और 3 दिन उनकी दवाइयों का डोज भी पूरा हो गया है। सभी मरीज ठीक हैं और शनिवार को अभी कोई पेशेंट नहीं निकला है और संडे भी कोई पेशेंट नहीं निकला है। आज फिर कई जगह हमारी टीम जो है सर्वे करेगी, स्लाइड बनाती है, RD किट से जांच करती है। ठीक है, DDT छिड़काव अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी बैन है, हमारे यहाँ आ नहीं रहा है। केंद्र और राज्य सरकार हर साल प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकेटेड मच्छरदानियों का वितरण करता था, वो भी कई वर्षों से बंद है। मलेरिया विभाग के पास इसको रोकने के लिए मैदानी अमला तक नहीं है। ऐसे में सुदूर वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों का भगवान ही मालिक है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।